नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मिशन 2023 की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता दिल्ली में संगठन के साथ आज मंथन करेंगे। बीजेपी केंद्रीय संगठन ने प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम 4 बजे संगठन के राष्ट्रीय मंत्री बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक होगी, जहां छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ चर्चा होनी है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय आलाकमान के साथ आज चर्चा होनी है, बैठक होनी है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के आवास पर बैठक होगी। तो बीजेपी केंद्रीय संगठन ने प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, संगठन महामंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है, शाम 4 बजे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के आवास पर यह बैठक होनी। प्रारूप यही है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ हमारे यहाँ के प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा, और अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है। जो संगठनात्मक गतिविधियाँ भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये कार्य योजना लेके प्रदेश अध्यक्ष जी साथ में रहेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और पवन साय जी प्रस्तुतिकरण देंगे कि हमारी 1 साल के आगे की कार्य योजना क्या है। और खबर है, बड़ी खबर है रायपुर से। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी की दिल्ली बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज किया कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता दिल्ली नहीं यूएनओ में भी बैठक कर लें। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कुछ भी नहीं होने वाला। यहां भूपेश बघेल की सरकार बेहतर काम कर रही है। तो यह हमला है कांग्रेस का बीजेपी पर। दरअसल दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, आज बैठक करने वाले हैं। और इसी बैठक के मद्देनजर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली नहीं यूएनओ में भी बैठक कर लें। छत्तीसगढ़ बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय और तमाम दूसरे नेता आज पहुंचे हुए। बैठक होनी है। और इस पर और जानकारी के साथ हमारे साथ अशरफ काजमी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। अशरफ, सुबह मध्य प्रदेश को लेकर भी बात हुई थी, छत्तीसगढ़ को लेकर भी चर्चा हो रही थी। छत्तीसगढ़ की बैठक अभी हुई नहीं है, शाम को होने वाली है। क्या खास तौर से आज एजेंडा रहने वाला है? जैसा कि आप कह भी रहे थे कि कुछ आला कमान का तल्ख अंदाज भी आज रह सकता है छत्तीसगढ़ नेताओं के साथ। अशरफ। हाँ बिल्कुल प्रशांत, देखिए तल्ख जो रवैया रहेगा वो इसलिए रहेगा क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा हार का सामना कर रही है। 2018 विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक 2022 तक जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। और अभी हाल ही में खैरागढ़ उपचुनाव हुए थे, उसमें तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हुई। भाजपा को 20,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया है। तो ये स्थिति है कांग्रेस भाजपा की। तो यहाँ पर आज इसी को लेकर चिंतन है कि हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, भाजपा की स्थिति क्या है। एक समय वो था कि जब 15 साल तक राज कर रही थी भाजपा, और आज ये है कि वो लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही है। तो उस पर मंथन किया जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन है, और आने वाला 1.5 साल का जो समय है
उसमें क्या क्या कदम भाजपा को उबारने के लिए उठाए जा सकते हैं, वो क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको जनता के बीच में रखकर ले जाकर रखा जाए और उनकी नब्ज के मुताबिक जनता को के सामने उनको रखा जाए, बातचीत के, और जो जनता चाहती है उन मुद्दों को उठाया जाए, उनके लिए संघर्ष किया जाए। तो ये पूरी एक रणनीति यहाँ पे होगी। और चुनाव के जो हार की बात है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निकाय है पूरी छत्तीसगढ़, तो उसको तो यहाँ पर BL संतोष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हो सकता है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी रहे, तो वो कहीं ना कहीं अपना उनको चेतावनी जरूर देंगे, तल्ख अंदाज में देंगे, क्योंकि जो अपेक्षित परिणाम होने चाहिए थे वो 2018 से नहीं आ रहे। तो इसलिए भाजपा के परिप्रेक्ष्य में ये बैठक जो है थोड़ा सा तल्ख रहेगी और इनको चेतावनी भी दी जा सकती है और काम करने के तरीके को भी बदलने के लिए कहा जा सकता है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल रहेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। अवधेश, किस माइंडसेट के साथ दिल्ली के लिए निकले थे बीजेपी के तमाम दिग्गज? और दूसरी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो भी प्रत्याशित ही था। अवधेश। बिल्कुल देखिए, माइंडसेट दरअसल बीजेपी का तय है कि कैसे उन्हें 2023 के चुनाव में जीत हासिल करनी है, किन किन रणनीतियों को लेकर धरातल पे जाना है, क्योंकि 2018 के बाद अब तक 4 उपचुनाव सहित नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। हर रणनीति बीजेपी की फेल ही साबित हुई है। किसी भी रणनीति पे बीजेपी सफल होते नजर आ नहीं रही है। बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी धरातल पर उतरी। नए संगठन के नए प्रभारी के रूप में अब डी पुरंदेश्वरी को जिम्मेदारी दी गई, वो धरातल पर गई। लेकिन तमाम चीजों का असर चुनावी परिणाम में बदल नहीं पाया। लेकिन आज की बैठक इसलिए खास है क्योंकि BL संतोष की आवाज पे बैठक होगी। बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता है राष्ट्रीय स्तर के, वो उसमें शामिल होंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर का दिन याद कर लीजिए 2021, जब BL संतोष 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पे जगदलपुर में आए थे। उस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने 2 दिन तक बातचीत की थी। उन्होंने संगठन का सीख दिया था, पाठ पढ़ाया था कि कैसे आपको चुनावी फतेह हासिल करनी है, कैसे आपको धरातल पे जाके संगठन को मजबूत बनाना है। लेकिन BL संतोष के 2 दिवसीय पाठशाला के बाद भी जो चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, सब में बीजेपी की करारी हार ही हुई है। तो इसलिए आला कमान भी चिंतित है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी को तमाम पाठ पढ़ाने के बाद, तमाम राजनीतिक गुरु मंत्र देने के बाद भी बीजेपी धरातल पे काम क्यों नहीं कर पा रही है, बीजेपी उस काम को परिणाम में क्यों नहीं बदल पा रही है। और यही वजह है कि आज 4 नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। चारों नेता दिल्ली में मौजूद है। शाम 4 बजे बैठक होगी और बैठक में इस बात पे मंथन होगी कि कैसे बीजेपी मिशन 2023 में किन किन मुद्दों को लेकर उतरे, कैसे जनता का विश्वास वो जीत सके, कैसे जनता के बीच में जाके अपनी पैठ बना सके। क्योंकि 15 साल के सरकार के बाद बीजेपी महज 15 सीटों पे सिमट गई थी। इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है और इन चुनौती पे अब सीधे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, जो आला कमान है, वो हस्तक्षेप कर रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। लगातार मिलती हार से खुद को उबारना है, मॉरल बूस्टअप करना है, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का एनर्जी भरनी है और संभव है कि बहुत कुछ बदलाव भविष्य में हमें संगठन में भी नजर आए छत्तीसगढ़ बीजेपी में। शुक्रिया अशरफ आपका। अवधेश, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। खैरागढ़ विधानसभा से नवनिर्वाचित यशोदा वर्मा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने यशोदा वर्मा को शपथ दिलाई। यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़िया में शपथ ली। इस मौके पर CM भूपेश बघेल सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। यशोदा वर्मा ने कांग्रेस के 71वें विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है। वहीं CM भूपेश बघेल ने खैरागढ़ में रिकॉर्ड जीत के लिए यशोदा वर्मा और वहां की जनता और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का भरोसा दिया। के विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखियो। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता ला अक्षुण बनाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 71वीं विधायक यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आज उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है विधानसभा में। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में शपथ ली आपने? हाँ, छत्तीसगढ़ में शपथ ले हैं।
काबर की हम हाँ छत्तीसगढ़ के बेटी हन और बहू हन, छत्तीसगढ़ के निवासी हन और छत्तीसगढ़ के हमारे संस्कृति और संस्कार ला हम नहीं भूला, नेकर कारण से हम छत्तीसगढ़ ही हम शपथ ले हैं। अच्छा, अब विधायक पद की शपथ ले लिए तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, क्योंकि समय भी कम है, 18 महीनों में क्या, क्योंकि उम्मीदें तो लोगों की जुड़ भी जाती हैं। उम्मीद बहुत है लेकिन हमला घबराए और चिंता करे बात नहीं है। हमला 16 महीना बहुत है, हमारे लिए बहुत काफी। हम 16 महीना जी जान तौर से हम जनता के बीच में जाबो, जनता के समस्या के निवारण ला करबो और विकास के काम करबो। तो आप देख सकते हैं ये है यशोदा वर्मा, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 71वीं विधायक, और उनका कहना है पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में वो यहाँ पर आई थी, उन्होंने शपथ ली, छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, बहू हूँ और यही वजह है कि मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने की सोची थी। उनका कहना है कि समय बहुत कम है लेकिन कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं वो पूरे किए जाए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और विधानसभा में यशोदा वर्मा के शपथ के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 4 उपचुनाव में हम 68 विधायक से 71 विधायक पर जा पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने खैरागढ़ में जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं सीएम ने अक्षय तृतीया पर माटी पूजन दिवस मनाने की भी घोषणा की। दिल्ली में हो रही बीजेपी की बैठक पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जनता के साथ पार्टी के हाईकमान का भी विश्वास खो दिया है। वैट कम करने के लिए पीएम की अपील पर सीएम ने कहा कि तेल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ना चाह रहे हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और ये चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग अंचलों में माटी त्योहार, माटी की पूजा करने की परंपरा है। बस्तर में नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के समय से ही वहाँ माटी की पूजा की जाती है। इधर मैदानी हिस्से में भी अक्षय तृतीया के दिन दूना में बीज लेके अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लेके खेत जाते हैं, वहाँ भूमि की पूजा की जाती है और उस दिन से फिर नया साल किसी कार्य के लिए उसकी शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है, लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं, जनता का भी और पार्टी के आलाकमान। तो अपने शासित राज्यों में वो कम कर ले या फिर हमारी जो पैसा है, हमारे अधिकार है, उसको दे दे और खुद शेष खत्म करें। तो ये रेट वो बढ़ाते हैं और कम करने के लिए हमको बोलते हैं। ये तो पर उपदेश कुशल बहुत है। और पूर्व सीएम रमन सिंह ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करने के मामले में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार दाम कम कर सकती है तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहीं राजस्व के लंबित मामलों पर भी रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, यह सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। जब काम ही नहीं होगा तो फिर काम तो पेंडिंग होगा ही। प्रतिशत किया कम, और उस समय ही आग्रह किया था माननीय मोदी जी ने 10 रुपया डीजल पे, 5 रुपया पेट्रोल पे कम किया। उसी समय आग्रह था कि यदि केंद्र सरकार 10 रुपया कम कर रही, 5 रुपया कम कर रही तो राज्य की भी भागीदारी रहे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों की जवाबदारी होती है। उस समय तो कुछ किया नहीं। अभी पूरे के पूरा राजनीति करने की दृष्टि से जो बात करते हैं उससे जनता को लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तो हालत सभी प्रकार से प्रशासनिक ढांचा लड़खड़ा गया है। स्थानांतरण और ट्रांसफर के चलते ऐसा स्थिति बनी हुई है कि जिले में कोई काम तो हो नहीं रहा है, वो चाहे राजस्व विभाग का हो या अन्य विभाग का हो।
और ऐसे भी कोई निर्माण कार्य तो चल ही नहीं रहा। एक बार फिर खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 61 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ये गाड़ियां तैनात की गई हैं। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए मिले 61 नए वाहन। हाईवे पेट्रोलिंग के तहत 15 वाहन और मानव तस्करी विरोधी इकाई के लिए 24 वाहन दिए गए हैं और कानून व्यवस्था के लिए 22 वाहन दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को कुल 61 वाहन दिए गए हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। वे इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज में बने रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क में रेलवे से जुड़े औद्योगिक यूनिट के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। इसके बाद सीएम कई कार्यक्रम में भी शामिल होने जाएंगे। सिविक सेंटर में आयोजित कर्मचारी सम्मान में भी सीएम शामिल होंगे। और राजनांदगांव से बड़ी खबर है। पूर्व पार्षद की संदिग्ध लाश मिली है। मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से अब जांच की जा रही है। एक सप्ताह से पूर्व पार्षद गायब था। खेत में पार्षद की लाश बरामद हुई है। डूंगरगढ़ थाना के शीर पानी का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां पूर्व पार्षद का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। राकेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनांदगांव से और जानकारी के साथ। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही? शुरुआती तथ्य क्या बता रहे हैं? पुलिस क्या बता रहे? क्या आशंकाएं पुलिस को? जी मैं आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से ये पूर्व पार्षद हैं, वो घर से गायब थे और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डोंगरगढ़ थाने में लिखाई गई थी। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले सत्र में ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पार्षद बने थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। उसके बाद अचानक सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा कि एक किसी की लाश खेत में पड़ी हुई है, तो जिसके आधार पर पुलिस घटनास्थल पहुंचती है और जांच करती है। तब पता चलता है और शिनाख्त हो पाती है कि ये पूर्व पार्षद रोशन साहू हैं, जो डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस जांच करती है। वहीं पुलिस की जांच अभी जारी है। हत्या या आत्महत्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या हुई है या आत्महत्या है और किन कारणों से इनकी मौत हुई है। राकेश, परिवार वालों से कोई बात हुई है क्या? जी परिवार वालों का यही कहना था कि पिछले एक सप्ताह से गायब थे और कुछ परेशान चल रहे थे। उनका कहना सिर्फ यही था और चीजें वो भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किन हालात में ये स्थिति बनी है। ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत किन कारणों से। चलिए, शुक्रिया आपका राकेश इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर धमतरी से है। बड़ी खबर है, जहां युवक की मौत का खुलासा हुआ है। 3 दोस्तों ने ही भावेश देवांगन की हत्या की थी। रुद्री थाने में मृतक के दोस्त उमाशंकर नागे, यशवर्धन उइके, विकास गुरुवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग इस हत्या के पीछे की वजह बना है। तो ये बड़ी खबर धमतरी से है, जहां एक युवक का शव बरामद किया गया था और 3 दोस्तों ने ही बताया जा रहा है कि भावेश देवांगन को मौत के घाट उतारा था। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अभिषेक, अब जाकर ये तथ्य सामने आए हैं, तीनों के खिलाफ एक्शन की तैयारी पुलिस की? जी आपको बताऊं कि तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। सिर्फ उमाशंकर जो है वही बालिग है, बाकी उसके जो साथी हैं आरोपी वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। और ये पूरा त्रिकोणीय प्रेम संघर्ष का मामला था। यही बना हत्या की वजह। इसके लिए बाकायदा योजनाबद्ध ढंग से जो मृतक को है उसे घर से धमतरी तक लाया गया, कांकेर से धमतरी तक, और यहाँ शराब पिलाई गई। उसके बाद उसे धक्का दिया गया गहरे नहर में, जहाँ उसकी डूब के मौत हो गई और दूसरे दिन उसकी लाश जो बरामद की गई थी। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। तीनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार सूरज का सितम 7वें आसमान पर है। भीषण गर्मी अभी और सताने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि रायपुर में बीते 20 सालों की गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। वर्तमान में रायपुर का तापमान
43 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधा लोरे ने संभावना जताई है कि राजधानी का पारा 45 के पार जा सकता है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।